आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 इतिहास के दिल्ली सल्तनत की स्थापना सन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। पिछले पाठ में आपने जाना कि 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन सन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के पास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर शासन स्थापित किया। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। किस सल्तनत के नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था। अरबी भाषा में शासकों के क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। इसी कारण उनके राज्य को सल्तनत कहा गया। इसमें 5 वंश हुए। कौन कौन से हुए? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सस्यद वंश, लोदी वंश। अब हम इस पाठ में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोहम्मद गोरी। उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। सुल्तान क्या करते थे? अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य इन्हीं राज्यों में से एक था गौर, जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी। उसका सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी। वह भी कई तुर्क सुल्तानों से लड़ा, लेकिन ख्वारिज्म पूर्वी ईरान का एक राज्य के शाह से वह नहीं जीत पाया। शाह से क्या नहीं कर पाया? जीत नहीं पाया। इसलिए अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। कैसे उपाय नहीं था? भारत के ओर आगे बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को जीता, फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। उन दिनों समुद्र व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था। कैसे था? गुजरात राज्य काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन गुजरात के राजा मुर्राज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। कौन सी ईस्वी में हरा दिया? 1178 ईस्वी में हरा दिया। गुजरात में हार का गोरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। किस पर पूरा अधिकार करना चाहिए? पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गोरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गोरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। कौन से विजय की योजना बनाने लगा? दिल्ली को विजय पाने की योजना बनाने लगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। किसका शासन था? राजपूत पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। कैसे राजा थे? शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। अतः उसने भी गुजरात पर हमला किया, लेकिन गोरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गया।
कैसा हो गया, हार गया। फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा मगर असफल रहे। वहाँ भी पूर्व दिशा के राज्यों को जीतने में भी वे असफल रहे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भी एक ही उपाय था। कौन से उपाय था देखते हैं आगे, कि वह पंजाब की ओर आगे बढ़े, यह पंजाब की ओर बढ़े। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक ही था। कैसा था, स्वाभाविक ही। तराइन का युद्ध सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नामक की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। कौन से नामक जगह पर प्रथम युद्ध हुआ था? तराइन नामक जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इसमें गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया था और मुश्किल से बचकर निकल पाया। वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध तैयारी शुरू कर दी। अगले साल सन 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी। उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामान अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गोरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। कैसे दौड़ने वाले घोड़े थे? तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। क्या चला सकते थे? घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। जब गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया तो हाथी पीछे तरफ भागने लगे और अपनी ही सेना में तबाही मचाने लगे। अपनी ही सेना में क्या मचाने लगे थे? तबाही मचाने लगे। अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। राजपूतों के जगह किसका शासन स्थापित हो गया? तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी के तुर्क सेनापतियों ने तेजी से पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। किसको अपने कब्जे में कर लिया? पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। तुर्कों की सफलता के कारण तुर्की लोग इतनी तेजी से कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए? यह राजपूत राजा उसे क्यों हराए? इन सवालों के बारे में इतिहासकार काफ़ी सोच विचार करते हैं और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजाओं का पारस्परिक मतभेद भी एक प्रमुख कारण था। क्या कारण था? पारस्परिक भेद भी एक प्रमुख कारण था। इसमें राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उसके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे। अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे। गुलाम से सुल्तान। तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहाँ की शासन व्यवस्था देख रहे थे।
क्या आप सोच सकते हैं कि इन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति भी होते थे। उन दिनों तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों में यह एक आम बात थी। कुछ व्यापारी युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला, प्रशासन व प्रशिक्षण देकर सुल्तान को बेच देते थे। सुल्तानों को बेच देते थे। इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम व पद दिए जाते थे। योग्यता के अनुसार क्या दिए जाते थे? काम और पद दिए जाते थे। इनके बाद उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। इनके बदले उन्हें क्या दिया जाता था? अधिक वेतन दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बने। दिल्ली में मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासन का काम देख रहा था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। दिल्ली को कैसा प्रांत घोषित कर दिया? स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कौन से मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया? इल्तुतमिश ने, सुल्तान ने। इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरा था पराजित राजपूत राज परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे। किससे दबकर नहीं रहना चाहते थे? सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे और मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर पुराने राजाओं के वंश के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे। वे गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे। क्या कर लेते थे? लगान को इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत कमजोर होने लगी थी। सुल्तानों के आदेशों का पालन केवल कुछ ही शहरों में ही होता था। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। कितने योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए? 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद में दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते रहे। उसमें से कई तो इक़्तिदार बनाया गया था। इक़्तिदारों का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहाँ का प्रशासन संभालना, देश विद्रोहों को दबाना और गांवों से लगान वसूलना। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे। इन इक़्तिदारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला होता रहता था। पिता के बाद पुत्र को इक़्तिदार का पद विरासत में नहीं मिलता था। इक़्तिदार का पद की विरासत में उसके पुत्र को नहीं मिलता था। रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी।
गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी। रजिया ने अपने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, जिसे वे अपने इशारों पर नचा सकते हो। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया, तो तुर्क सरदारों ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बलबन रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। तुर्क सरदार अमीर इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे और वे सुल्तान के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे। सम्मान का ध्यान नहीं रखते थे। वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे और सुल्तान को धमकी देते रहते थे। बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी। धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया और सरदारों को राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करते थे। उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया। वह कहता था कि राजा ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका प्रतिनिधि है। क्या कहता था? ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका प्रतिनिधि है। उसने लोगों को सुल्तान के सामने सिजदा मतलब सिर झुकाना और पायाबोस मतलब राजा के पैर चूमना करना अनिवार्य कर दिया। तुर्क सरदार बलबन की ताकत को कठोरता से इतने भयभीत थे कि उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद शासक बना, परंतु 3 वर्षों के बाद ही उसके वंश का अंत हो गया। बलबन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? कैकूबाद शासक बना और 3 वर्षों के बाद ही उसका वंश का अंत हो गया। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की। उनके शासनकाल में मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक चंगेज खां एवं अन्य मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका उन्हें सफलतापूर्वक मुकाबला किया तथा दिल्ली के शासन को मजबूत किया। उस समय महत्वपूर्ण मध्य एवं पश्चिम एशिया में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, परंतु मंगोल दिल्ली के सुल्तानों को पराजित नहीं कर पाया और इस काल में भारत मंगोल आक्रमण से बच गया। भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से ईरान, इराक, तुर्किस्तान, खुरासान आदि देशों से लोग यहाँ आकर बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास की कई पुस्तकें लिखी गई थी। कैसी पुस्तकें लिखी गई थी? इतिहास की पुस्तकें लिखी गई
थी, जिसमें हर शासक के समय में क्या क्या बातें घटित हुई उनके विवरण हमें मिलते हैं। ये तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज व धर्म तो लाए ही, साथ ही अपने हुनर, पहनावा और पकवान आदि भी लेकर आए थे। इनके बारे में अब हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।